देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, दर्शकों, जय हिंद। हम हैं एडवोकेट सुधीर यक्ष तायडे। हम भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच नागपुर यहाँ पे निजी अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में भारत के तमाम दर्शकों का, भारत के तमाम अधिवक्ताओं का, भारत के तमाम कानून के छात्र और छात्राओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कानून की दो बातें इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से इस शीर्षक के तहत आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान देना चाहिए और इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम इस चर्चा के माध्यम से अनुरोध करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कानूनी चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण पहला जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि किन लोगों पे झूठे अपराध दर्ज किए जाते हैं, किन लोगों पे झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और किन लोगों के खिलाफ न्यायालय में झूठे आपराधिक मामले चलाए जाते हैं। तो हम अभी इसका विस्तृत में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें का पहली जो कैटेगरी है, पहली जो वर्गवारी है, वो है पत्रकार। समाज के अंदर में ईमानदार, वफादार और सच्चाई का समर्थन करने वाले पत्रकार हैं और ये पत्रकार बहुत निडर होते हैं, बड़े निर्भीक होते हैं और ये पत्रकार बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ, बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ, बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ, बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़े भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ समाचार पत्रों में खबरें छापते हैं और इसलिए जब यह खबर छप जाती है तो इसका नुकसान भ्रष्ट नेताओं को चुनाव में उठाना पड़ता है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की इंक्वायरी शुरू हो जाती है या उसका तबादला हो जाता है या उसका निलंबन हो जाता है और इसलिए ईमानदार और वफादार पत्रकार का मनोबल तोड़ने के लिए भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा भ्रष्ट नेताओं के दबाव में और प्रभाव में झूठे अपराध दर्ज किए जाते हैं। दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता। इस भारत देश में और समाज में ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का चरित्र स्वच्छ है, ये भ्रष्टाचार से कोसों दूर है और ये समाज में प्रबोधन करते हैं। तो ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, यह राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग सत्ता में जाए ताकि हमें सत्ता का पद मिले और हम यहाँ जो आखिरी के कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी के छोर पे, उसके जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सके। तो ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बड़े प्रस्तावित नेता को पंचायत समिति के चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में
नगर पंचायत के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में पराजित करने की राजनीतिक ताकत रखते हैं, तो जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें डर होता है कि यह सामाजिक कार्यकर्ता यदि हमारे खिलाफ में अगर चुनाव में खड़ा रहेगा, तो विधानसभा में खड़ा रहेगा तो 10,000 वोट लेगा या 5,000 वोट लेगा, या लोकसभा में खड़ा रहेगा तो 5,000 वोट लेगा, तो हम चुनाव हार सकते हैं। तो इसलिए क्या किया जाए? तो ऐसे बड़े बड़े जो प्रस्तावित नेता है, वो नेता अपने राजनीतिक ताकत का, अपने पॉलिटिकल पावर का, अपनी जान पहचान का और अपने पॉलिटिकल नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करके ऐसे स्वच्छ प्रतिमा वाले सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ में झूठी पुलिस कंप्लेंट दर्ज करके ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे अपराध दर्ज करते हैं। सामाजिक आंदोलन करने वाले आंदोलक भी है। जब बड़े बड़े बिल्डर सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़प करना चाहते हैं या सरकारी संपत्ति के पे कब्जा करते हैं, तो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रकल्प का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तब ये सामाजिक आंदोलन लोगों को जागरूक करके ऐसे बड़े बड़े आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसमें बिल्डर लोगों का बड़े बड़े जिसमें मुनाफा हो सकता है करोड़ रुपया का, वो प्रकल्प खारिज होने की संभावना होती है, उनका नुकसान होने की संभावना होती है। कभी कभी शराब मुक्ति के लिए और शराब दुकानदारों के खिलाफ आंदोलन करते हैं ताकि गांव की, शहर की शराब की दुकानें बंद हो। कभी कभी अवैध धंधों को बंद करने के लिए आंदोलन करते हैं। तो ऐसे आंदोलन करने वाले जो आंदोलक है, उनको बिल्डर या शराब के ठेकेदार या अवैध धंधे करने वाले अपराधी ये पुलिस से साठगांठ करके ऐसे सामाजिक आंदोलक के खिलाफ में झूठे अपराध दर्ज किए जाते हैं। कभी कभी दो पड़ोसी होते हैं, उनके मकान आजू बाजू होते हैं, तो उनके गली के मिल्कियत के आधार पे या दरवाजे के मुंह के आधार पे या जमीन के आधार पे उनमें विवाद होते रहते हैं। या पड़ोस में खेती है तो खेती के कारण भी पड़ोसी खेती मालिक में आपस में विवाद होते रहते हैं। तो उसमें जो ताकतवर संपत्ति का जो मालिक है, वो सोचता है कि मैं दीवानी मामला कोर्ट में मेरा चल रहा है, तो ये मामला 10 साल, 12 साल, 15 साल चलेगा और मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे जो दीवानी मामले हैं, संपत्ति मामले हैं, इस मामले में जल्द से जल्द अपने को वो मिल्कियत हासिल हो गैर कानूनी तरीके से। इसीलिए ऐसे संपत्ति के मालक जिसके साथ उनका विवाद चल रहा है, उसके खिलाफ में झूठा अपराध दर्ज करते हैं और झूठा आपराधिक मामला उसके खिलाफ चलाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े महानगरों की झोपड़पट्टी पे कब्जा करके वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता किसी कमजोर के ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो पीड़ित, कमजोर और अन्यायग्रस्त शख्स को न्याय देने के लिए, इंसाफ देने के लिए कुछ ईमानदार सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले
अधिवक्ता इन बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ में, बड़े बड़े आपराधिक नेताओं के खिलाफ में कोर्ट में मुकदमे लड़ते हैं और पीड़ित को इंसाफ दिलाते हैं। और इसलिए ये जो बड़े बड़े बिल्डर हैं और ये जो बड़े बड़े आपराधिक नेता हैं, ये जो सामाजिक क्षेत्रों में पीड़ित लोगों को न्याय देने के लिए जो अधिवक्ता न्यायालय में कानून के दायरे में रहकर इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ईमानदार अधिवक्ता के खिलाफ भ्रष्ट पुलिस का अधिकारियों का सहारा लेकर ऐसे ईमानदार स्वच्छ प्रतिमा रखने वाले, सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ में झूठा अपराध दर्ज करते हैं और झूठे मुकदमे उनके खिलाफ चलाए जाते हैं। दोस्तों, फिर जो ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता है, ईमानदार सामाजिक आंदोलक है, ईमानदार आम आदमी है, ईमानदार अधिवक्ता है, जब इनके खिलाफ भ्रष्ट व्यवस्था के कारण झूठे अपराध दर्ज किए जाते हैं, झूठे मुकदमे तैयार किए जाते हैं, झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, तो इस झूठे आपराधिक मामले से अपने आप को बचाने के लिए ये तमाम लोग न्यायालय से अटक पूर्व जमानत प्राप्त करते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। कभी कभी ये लोग रात में घर में सोए होते हैं, तो कभी कभी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी रात में ही इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये कोर्ट के माध्यम से और अपना पक्ष रखकर ये लोग न्यायालय से रेगुलर बेल, नियमित जमानत प्राप्त करते हैं। तो इन्हें पता होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम इस आपराधिक मामले में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अगर केस अपने अधिवक्ता के मार्फत लड़ेंगे, तो इसमें 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, बहुत सारे साल लग सकते हैं। कभी कभी इनको पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजना होता है, लेकिन अगर आपराधिक मामले है तो पुरस्कार, सरकारी पुरस्कार इनको मिल नहीं सकता। कभी कभी सरकारी महकमे में नियुक्तियां जो होती है, अगर अपराध दर्ज है तो नहीं मिल सकती। अगर कभी कभी सरकारी नौकरियों के लिए अगर वो कहीं अर्जी करते हैं, अगर अपराध दर्ज है तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती। अगर उन्हें विदेश में जाना है और उनके खिलाफ में आपराधिक मामला अगर न्याय प्रविष्ट है, उनको वीजा मिलता नहीं है, पासपोर्ट मिलता नहीं है, ये सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। इसलिए ये जो लोग हैं ये हाई कोर्ट में जाते हैं। तो हाई कोर्ट में पुराना जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसमें एक प्रावधान है 482, जिसमें हाई कोर्ट को एक इनहेरेंट पावर दिया गया है कि कोई अगर लीगल पावर का, लीगल प्रोसेस का कोई अगर एब्यूज करता है, गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल करके किसी बेकसूर के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करके अगर नाइंसाफी करता है, उसको न्याय देने के लिए हाई कोर्ट के पास में CRPC 1973 482 के तहत बहुत इनहेरेंट पावर थे। अभी नया कानून आया है जो CRPC को रिप्लेस होके BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये कानून आया है। इसमें सेक्शन 528 के तहत हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। अब क्या हो गया देखिए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ में झूठा अपराध थाने में दर्ज किया गया, उसके बाद में झूठा मुकदमा तैयार किया गया, उसके बाद में चार्जशीट भी तैयार हो गई और वो मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पर एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट
या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास वो मामला वहां पहुंच जाता है। तो ये जो निर्दोष लोग हैं ये हाई कोर्ट में दौड़ लगाते हैं और हाई कोर्ट में दौड़ लगाने के बाद में अपने खिलाफ में यदि झूठा एफआईआर अगर दर्ज हुआ है तो झूठा एफआईआर खारिज करने के लिए अर्जी करते हैं। अभी नए कानून के तहत BNSS 2023 के तहत सेक्शन 528 के तहत तो एफआईआर खारिज करने के लिए अगर कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ और चार्जशीट दाखिल हो गई तो ये लोग एफआईआर और चार्जशीट दोनों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में वहां क्रिमिनल एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। अगर पहले एफआईआर खारिज करने के लिए एप्लीकेशन किया और केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में और चार्जशीट अगर सबमिट हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वो अमेंडमेंट करके चार्जशीट को भी क्रॉस किया जाए, इस प्रकार की अमेंडमेंट करते हैं। अब देखिए एक आपराधिक मामला है वो दो जगह पर है, एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो लोअर कोर्ट है और एक है हाई कोर्ट जो सुपीरियर कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मामला है वहां पर चार्जशीट पहुंच गई है और हाई कोर्ट में निर्दोष व्यक्ति ने अपने खिलाफ का झूठा एफआईआर और अपने खिलाफ तैयार की गई झूठी चार्जशीट खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में मामला दाखिल किया है, अर्जी दाखिल की है। अब क्या हो जाता है ऐसे प्रकरण में, ये जो भ्रष्ट पुलिस के लोग हैं चार्जशीट दाखिल करने के बाद में बयान लेने की जरूरत आरोपी का या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत या थाने में बुलाने की जरूरत नहीं है। तो यह भ्रष्ट पुलिस चार्जशीट दाखिल होने के बाद में भी ऐसे निर्दोष लोगों को बार बार फोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पुलिस थाने में बुलाते हैं और उनको मानसिक तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। कभी कभी उनको जो रेगुलर कोर्ट ने बेल दी है, एंटिसिपेटरी बेल दी है, तो उस बेल को रद्द करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश की जाती है। या हाई कोर्ट उस प्रकरण में कोई तथ्य होता नहीं है, कोई एविडेंस होते नहीं है, कोई आई विटनेस होते नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होता नहीं है, कोई सीसीटीवी का फुटेज होता नहीं है, कोई सबूत होते नहीं है। तो इन भ्रष्ट पुलिस को पता होता है कि ये प्रकरण हाई कोर्ट में जाने के बाद एफआईआर खारिज होगा झूठा, चार्जशीट भी खारिज होगी और जो शख्स निर्दोष करार दिया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा वो अपने खिलाफ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए अपने खिलाफ में अपराध दर्ज कर सकता है, मुकदमा कर सकता है या अपने ऊपर में डिफेमेशन का 50 लाख का 1 करोड़ का दावा कर सकता है। और इसलिए जो प्रकरण पेंडिंग है वो प्रकरण में यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज यहाँ पर इस प्रकरण के क्रिमिनल मैटर का सेशन ट्रायल या कोर्ट की ट्रायल शुरू करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। और हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन काफी बड़ा होता है। हाई कोर्ट के पास में बहुत सारे मामले होते हैं, इसलिए जब भी क्वेश्चन का एफआईआर क्वेश्चन का या चार्जशीट क्वेश्चन का एप्लीकेशन हाई कोर्ट को प्राप्त होता है तब उसे एडमिट करके उसको एपीएल नंबर दिया जाता है। लेकिन बहुत से मामलों में 75% मामलों में हाई कोर्ट उसमें तुरंत स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं करते और हाई कोर्ट में झूठे एफआईआर खारिज करने के लिए, झूठे चार्जशीट खारिज करने के लिए कभी 4 साल का, कभी 5 साल का, कभी 6 साल का ऐसा लंबा समय लग जाता है। अब क्या हो जाता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है ये भी ऐसे मामलों को, जो मामले हाई कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स
हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसी मामले को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करना चाहते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रिंसिपल है कि सेम क्रिमिनल मैटर कैनॉट बी ट्राइड on the same issue at two courts, means at lower court and at the superior court। एक अगर क्रिमिनल मैटर है और एक ही इश्यू पे उस क्रिमिनल मैटर को दो कोर्ट में चलाया जा सकता नहीं। अगर एक ही क्रिमिनल मैटर साइमल्टेनियसली लोअर कोर्ट में भी चलेगा और हाई कोर्ट में भी चलेगा तो उसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो सकते हैं और जो पीड़ित है, जो दुर्बल है और जो निर्दोष है उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हो सकती है। लेकिन आज के तारीख में हमारे पास में जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ या एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ या सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें क्या अंग्रेजी में दिया है? द लोअर कोर्ट हैज नो पावर टू ट्राई द सच क्रिमिनल मैटर विच इज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट। जो मामला या जो मामले आपराधिक मामले हाई कोर्ट में प्रलंबित है, पेंडिंग है, ऐसे पेंडिंग हाई कोर्ट के मामले को उसकी ट्रायल शुरू करने का और उस मामले की सुनवाई, आपराधिक मामले की सुनवाई करने का लोअर कोर्ट को अधिकार नहीं है। यह है जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में आजादी के हम लोग 1950 से लेके तो अभी 75 ईयर्स हमको रिपब्लिक होने में हुए हैं। तो इस 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट या ऐसा कोई रूलिंग नहीं है और इसलिए जब कोई पीड़ित व्यक्ति वहां जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जाकर अर्जी लगाता है कि यह मामला, यह आपराधिक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, इसलिए इसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में इसकी ट्रायल शुरू ना की जाए, तो वहाँ के जो जज होते हैं, जज बोलते हैं वेयर इज द रूलिंग, वेयर इज द जजमेंट एंड वेयर इज द स्टे ऑर्डर। क्या आपके पास में स्टे ऑर्डर है क्या? तो अगर उस व्यक्ति के पास में स्टे ऑर्डर अगर नहीं है तो ये जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, जो आपराधिक मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें डिसीजन हुआ नहीं, जो आपराधिक मामले हाई कोर्ट ने डिसमिस किए नहीं, रिजेक्ट किए नहीं, ऐसे मामले अल्ट्रा वायर करके उसको साइमल्टेनियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एडिशनल सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में शुरू करते हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय से एक निजी अधिवक्ता के आधार पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के आधार पे हम उच्चतम न्यायालय दिल्ली, उच्चतम न्यायालय भारत, इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो आम आदमी की, जो निर्दोष व्यक्ति की, जो ये दो जुरिडिक्शंस में ये जो मामले चलते हैं, इससे जो तकलीफ होती है, इससे जो पीड़ा होती है, इससे जो मानसिक पीड़ा होती है, इसको रोकना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुद्दे को, इसका सुमोटो कॉग्निजेंस ले और एक नोटिफिकेशन पूरे भारत के लिए जारी करे और ऐसा नोटिफिकेशन हो उसमें स्पष्ट रूप से एक सर्कुलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा निकाला जाए और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से
उसमें नमूद किया जाए the lower court or the district court or the additional session court or the district session court, all the lower courts of the district, they have no power to try the such criminal matters which are pending in the high court. जो आपराधिक मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस मामले में हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का निर्णय दिया नहीं है, जो आपराधिक मामले हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किए गए नहीं है, रिजेक्ट किए गए नहीं है, और क्योंकि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ये सुपेरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन से, हाई कोर्ट के पावर इनहेरेंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज्यादा पावर है, और इसलिए अगर ऐसे आपराधिक मामले अगर दो जुरिडिक्शन में और दो कोर्ट में, लोअर कोर्ट में और हायर कोर्ट में अगर साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे तो इसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस तैयार होंगे, और जो व्यक्ति इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में गया है उस पीड़ित व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो सकती है। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमने आज जो इस मुद्दे पे चर्चा की है, तो इस मुद्दे का दखल सुप्रीम कोर्ट ले और एक नोटिफिकेशन जारी करे कि हाई कोर्ट में जितने भी आपराधिक मामले पेंडिंग में है, ऐसे पेंडिंग मामले में जितने भी भारत के लोअर कोर्ट होंगे, वो जब तक के पेंडिंग मामला हाई कोर्ट द्वारा उसमें अंतिम निर्णय दिया जाता नहीं, तब तक के यहाँ पर किसी प्रकार की ट्रायल शुरू ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन के मामले हैं उसमें कभी कभी स्टूडेंट भी होते हैं, छात्र भी होते हैं जिन्हें कोई नौकरी करना पड़ता है, तो इसमें अगर किसी पढ़े लिखे युवक की उम्र अगर ओबीसी कैटेगरी में आता है और 25 इयर्स की उम्र है, और अगर उसमें वहाँ अगर 6 साल आपराधिक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा और जब वो 21 साल के हो गया वो युवक, तब अगर उसके झूठे अपराध FIR और चार्जशीट खारिज हुई और 31 साल अगर उसकी उम्र हो गई, तो तब वो किसी प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी कर सकता नहीं है। तो इसलिए इस नोटिफिकेशन में यह भी जारी किया जाए कि जो झूठे FIR क्वेश्चन के और चार्जशीट के जो झूठे चार्जशीट खारिज करने के जो आपराधिक मामले हैं जो हाई कोर्ट में है, वो कम से कम 1 साल में या ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष के भीतर में वो क्वेश्चन के मामले हाई कोर्ट द्वारा प्राधान्य देकर निपटाए जाए, इस प्रकार का भी नोटिफिकेशन में निर्देश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने देने चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, किसी भी व्यक्ति को अगर कमजोर करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर उसको तकलीफ देना है, तो झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है, और कोई एविडेंस न रहने के बावजूद भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी पैसे लेकर या कभी किसी ताकतवर बड़े प्रस्तावित नेता के फोन के कारण या किसी बिल्डर के प्रभाव में या दबाव में ये झूठे मामले आपराधिक मामले दर्ज करते हैं। अगर हाई कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि यह व्यक्ति निर्दोष था, इसके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता है और अपराध इसने किया ऐसा कोई सबूत नहीं है, यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और इसको झूठे आपराधिक मामले में फंसाया गया है, तो उस पीड़ित के खिलाफ झूठा FIR खारिज करके और झूठी चार्जशीट खारिज करके जिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ये झूठा आपराधिक मामला तैयार किया, उसको पुलिस सेवा से निष्कासित किया जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये झूठे FIR के कारण, झूठे चार्जशीट के कारण जिसे बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी,
तो उस व्यक्ति को कोर्ट ने उस थानेदार को थानेदार के खिलाफ में ऑर्डर इश्यू करके उसको 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख ऐसा हर्जाना भी उसमें मंजूर करना चाहिए। और जिस थानेदार ने इस प्रकार का कानून का गलत इस्तेमाल किया, लीगल पावर का एब्यूज किया, उसको भी उस पुलिस सेवा से निरस्त करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। ऐसा भी नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जारी करे। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जो मामले, आपराधिक मामले हाई कोर्ट में प्रलंबित है, पेंडिंग है, ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लोअर कोर्ट, ऐसे आपराधिक मामले लोअर कोर्ट ट्राई ना करें, ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी करें। क्वेश्चन के एफआईआर क्वेश्चन के, चार्जशीट क्वेश्चन के मामले जो हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, वो मामले कम से कम 1 साल के भीतर, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के भीतर में निपटाए जाए। इसमें ज्यादा लंबा समय ना लगे, इसमें ज्यादा देरी ना हो, ऐसा भी नोटिफिकेशन में जारी किया जाए। और जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके झूठे आपराधिक मामले दर्ज करते हैं, तो अगर अपराध हाईकोर्ट में साबित नहीं होता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने झूठे अपराध दर्ज किए हैं, झूठी चार्जशीट बनाई है, इनको पुलिस सेवा से हमेशा के लिए निरस्त करने का आदेश देने का भी, और पीड़ित व्यक्ति को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी द्वारा एक हर्जाना देने का भी आदेश मंजूर करना चाहिए। ऐसा भी नोटिफिकेशन जारी करे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो भारत देश के अंदर में गांव से लेके, शहर से लेके, नगर से लेके, जिला लेवल से लेके महानगर तक जो झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ऐसा अगर नोटिफिकेशन जारी अगर हो गया और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें अगर इंसाफ मिलने लगा, और जो झूठे आपराधिक मामले में फंसा रहे हैं उनको अगर सजा होने लगी, तो झूठे अपराध दर्ज करना और झूठे आपराधिक मामले तैयार करना, ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ फिर अपराधियों के खिलाफ में ही सच अपराध दर्ज होंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमने कानून के दायरे में चर्चा की है और हमने आम जनता का दर्द सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण मुद्दे का कॉग्निजेंस लेकर उचित कार्यवाही जरूर सुप्रीम कोर्ट करेगा और आने वाले एक कम समय में बहुत जल्दी ही इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करेगा, ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं। दोस्तों, हमारे कानूनी चर्चा को यहाँ विराम। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।